नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 2 फरवरी 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। 2 फरवरी ऐसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। 2 फरवरी के दिन ही एक बार मेरा बीपीएससी का इंटरव्यू था, ठीक है, क्योंकि उसी समय 1 फरवरी को बजट पेश हुआ था, तो हमें उम्मीद था कि सभी से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे बजट से। तो पूरा तैयारी करे गए थे, 3-3 न्यूज़पेपर पढ़ के गए थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जितने भी मेरे आसपास के जो इंटरव्यू देने वाले स्टूडेंट्स थे, उनसे सवाल तो पूछे गए बजट से रिलेटेड, लगातार सवाल पूछे गए, 5-6 सवाल पूछे गए, लेकिन मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा गया बजट से, ठीक है। तो इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम के लिए आने वाले समय में जो भी एग्जाम होंगे, उसमें बजट से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन तो जरूर होते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। इसमें मैंने सारे बजट से रिलेटेड पॉइंट्स को डिस्कस किया है। बजट 2 भागों में पेश होता है, तो दोनों भागों का क्या-क्या अपना इंपॉर्टेंस है और बजट के हर एक बारीकियों को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे बजट क्या होता है। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार बजट को सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में ही मिलेगा आपको संविधान में। कहीं पे भी संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। और यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। केंद्रीय बजट को ये दोनों भाग में वर्गीकृत किया जाता है, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट, ठीक है। जैसे इसमें देख सकते हैं कि बजट 2024 के कुछ महत्वपूर्ण बातों को इस फिगर में दिखाया गया है। जैसे पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत अगले 5 वर्षों में बनाए जाएंगे 2 करोड़ मकान, ठीक है। मध्यम वर्ग के लिए भी बहुत कुछ दिया गया है। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के लिए भी इसमें इनिशिएटिव दी गई है। महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सी चीजें दिए गए हैं। हर एक चीज को हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि बजट से संबंधित कुछ बारीकियों को। जैसे बजट को तैयार कौन करता है, ठीक है। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, और ये जो होता है एक नोडल बॉडी होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है बजट की तैयारी करने के लिए, ठीक है। और एक वर्ष का बजट जो होता है वो आर्थिक मामलों के विभाग के बजट प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, नोडल बॉडी क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। और तैयार कौन करता है, तो बजट फॉर अ ईयर इज प्रिपेयर्ड बाय बजट डिवीजन, ये याद रखिएगा, बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा बजट तैयार किया जाता है। और इसे मोटे तौर पर व्यय और प्राप्तियों के विस्तृत अनुमान के आधार पर तैयार किया जाता है, ठीक है। बजट की प्रस्तुति कैसे होती है, तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष कब होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। यह है भारत का फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राष्ट्रपति के समक्ष दोनों मामला रखा जाता है, ठीक है। क्या कितना प्राप्त हुआ और कितना व्यय हुआ, ठीक है, दोनों का विस्तृत अनुमान दिया जाता है। और संसद के सदनों में जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसको पेश किया जाता है। और संसद में बजट के केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट को प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें भाग ए और भाग बी वाले 2 भागों का वर्णन होता है। भाग ए में मुख्यतः यह बजट का व्यापक आर्थिक हिस्सा होता है, जहां विभिन्न सरकार की योजनाओं और प्राथमिकताओं की घोषणा की जाती है, ठीक है। भाग ए में ही मेनली सरकार की मुख्य योजनाओं को शामिल किया जाता है, ठीक है, और उसकी प्राथमिकताओं को शामिल किया जाता है कि किस क्षेत्र पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, और कई क्षेत्रों को आवंटन किए जाते हैं, ठीक है। और भाग बी में मुख्यतः वित्तीय विधेयक से संबंधित है, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हुआ, इसमें कितना बढ़ाया गया, कितना घटाया गया, इसमें कितने संशोधन किए गए टैक्स स्लैब में, ये सारी चीजें जो होती है वो भाग बी में होती है, ठीक है। जिसमें आयकर जैसे कराधान प्रस्ताव, संशोधन और अप्रत्यक्ष कर भी शामिल होते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि बजट को पेश करने का क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले बजट, उसके बाद जनरल डिस्कशन किया जाता है दोनों हाउस में, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में। उसके बाद फिर डिस्कशन के बाद बजट को स्क्रूटनी के लिए स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया जाता है, ठीक है, डिमांड फॉर ग्रांट के लिए। उसके बाद डिटेल डिस्कशन होता है। उसके बाद वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट इन लोकसभा, ग्रांट के लिए जितने भी डिमांड किए जा रहे हैं उस पर फिर से वोटिंग होती है। उसी के बाद से फिर अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस बिल पास होता है। इसी के बाद से फाइनेंस बिल पास हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं पहले बजट को प्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद ये सारी चीजें होती है, ठीक है। उसके बाद ही ये फाइनेंस बिल के रूप में पास होता है। ये था पूरा का पूरा प्रोसेस, जिस बजट के पास होने का पूरा प्रोसेस दिया गया है, ठीक है। तो बजट का इतिहास क्या है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो स्वतंत्रता से पूर्व सबसे पहली बार बजट का जो शब्द आया, बजट को जो पेश किया गया वो 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया।
और 2 वर्षों बाद से ही भारतीय प्रशासन का स्थानांतरण कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसके बाद से पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को जो है क्राउन ने डायरेक्टली कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। उसी के समय की बात है। सबसे पहले 1860 में बजट की बात की गई थी। 7 अप्रैल को पहली बजट पेश की गई थी, 7 अप्रैल 1860 को। और 2 वर्षों बाद भारतीय प्रशासन का स्थानांतरण करके ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया था। और प्रथम वित्त सदस्य कौन थे जो बजट प्रस्तुत किए थे? वो थे जेम्स विल्सन। नाम याद रखेगा, जेम्स विल्सन। और अंतरिम सरकार के सदस्य जो थे, जो 1947-48 में बजट पेश किया गया था, उस समय श्री लियाकत अली खान थे। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो श्री आर के सनमुखम चेट्टी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। श्री आर के सनमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था? तो 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्रता के पश्चात भारत का पहला बजट पेश किया गया था। ठीक है, और तब से बजट की प्रक्रिया जो है वो निरंतर आगे बढ़ती रही। और सार्वजनिक वित्त के लिए जो महत्वपूर्ण उपकरण हमारे लिए जो लोकतांत्रिक ताकतों को बढ़ाते हैं, उसी के अनुसार हमारी अर्थव्यवस्था को आकार देने की प्रक्रियाओं को प्रबंधित किया जाने लगा और प्रतिबिंबित किया जा सका कि कहाँ कहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, कितना बजट कहाँ पे देना है, कितने पैसे देने हैं। ठीक है, कितने पैसे की आवश्यकता है और किस तरह से रेगुलेट करने की आवश्यकता है। ठीक है, निरंतर उसी समय से चलता आ रहा है। अब देख लेते हैं अंतरिम बजट की क्या बात की जा रही है। तो जिस वर्ष अगर ऐसा निश्चित होता है कि आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, जैसे कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो फिर इस बीच में अगर एक पार्टी की सरकार, जैसे कि बीजेपी का यहाँ पे टेन्योर जून में समाप्त हो रहा है, 16 जून को। ठीक है, तो उससे पहले ही नए सरकार का गठन किया जाएगा। इसी के लिए इसे अंतरिम बजट कहा जा रहा है। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं। ठीक है, चूंकि इस साल जो है 2024 में चुनावी साल है, इसलिए सामान्य बजट की बजाय अंतरिम बजट पेश किया गया है। यह तब तक के लिए है जब तक कि नया सरकार का गठन ना हो जाए। ठीक है, और अंतरिम बजट यह एक अल्पकालिक वित्तीय योजना है जो सरकारी खर्चों को कवर करता है। सामान्य बजट के विपरीत जो राजस्व सहित, सामान्य बजट में सिंपली जो है राजस्व सहित सरकारी वित्त के हर पहलू को कवर किया जाता है, जिसमें व्यय, आवंटन, नीति विवरण को भी कवर किया जाता है। वहीं अंतरिम बजट में केवल सरकार की रूपरेखा बताता है। ठीक है, और नई सरकार बनने तक अनुमानित राजस्व और व्यय के अंतरिम बजट के हिस्से के रूप में संसद लेखानुदान पारित करती है। ठीक है, बस इतने ही टेन्योर के लिए लेखानुदान पारित किया जाता है। और भारत की संचित निधि से सरकार को अग्रिम भुगतान व्यय आवश्यकताएं की तत्काल पूर्ति हेतु अंतरिम बजट पेश किया जाता है। और अंतरिम बजट, जिसे वोट ऑन अकाउंट के रूप में भी जाना जाता है, आमतौर पे चुनावी वर्ष में प्रस्तुत किए जाते हैं। और इसका उद्देश्य जो होता है वो सरकार को तब तक अपने वित्तीय दायित्व का प्रबंधन करने में भी मदद करना होता है जब तक कि एक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है। ठीक है, तो नवनिर्वाचित सरकार के गठन के बाद जुलाई, ठीक है, जुलाई में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश होने की उम्मीद है। अब देख लेते हैं जो इस बार जो बजट पेश किया गया है उसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं भाग ए में। जैसे कि पहली बात की जा रही है सामाजिक न्याय की, जिसमें प्रधानमंत्री को 4 प्रमुख जातियों यानी कि गरीब, महिलाएं, युवा, अन्नदाता मतलब किसान के उत्थान पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। और ये भी आगे वीडियो जारी रखिएगा क्योंकि हम लोग इसके सारे फिगर्स को भी देखेंगे। ठीक है, जितने भी कंपैरिजन किए जाते हैं जिससे सवाल बनते हैं, चाहे यूपीएससी का हो, ठीक है, या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस का हो, सवाल वहीं से बनते हैं जहां पे डेटा कंपैरिजन किया जाता है। जैसे कि 2023 में क्या डेटा था, 24 में क्या डेटा था, जैसे कि ग्रोथ कितना था, उसके बाद एफडीआई कितना मिला था, उसके बाद फिर फिस्कल डेफिसिट कितना हुआ था। तो जो कंपैरिजन होता है उसको हम लोग फिगर में अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, अब प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी में आगे कहा जाता है कि गरीब कल्याण देश का कल्याण। ठीक है, अगर गरीब का कल्याण होता है तभी देश का कल्याण होगा। सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में सहायता की है। पीएम जनधन खातों का उपयोग करके 34 लाख करोड़ रुपए की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। ठीक है, डीबीटी के द्वारा। और पीएम स्वनिधि योजना, ये योजना ध्यान रखिएगा जिसकी बातें की गई है बजट में। पीएम स्वनिधि योजना ने 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को, ठीक है, जो सड़क किनारे सामान बेचते हैं, ठीक है, स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान की है और 2.3 लाख को
तीसरी बार क्रेडिट भी दिया है, ठीक है। और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी, ठीक है, के विकास में सहायता के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना, इसको भी हम लोगों ने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने इसमें विस्तार से पढ़ाया है कि पीएम जनमन योजना क्या है। और इसमें मेनली जो है पीवीटीजी, ठीक है, जिसमें 75 ग्रुप है भारत में, उस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया, उनको मुख्य धारा में ज्यादा से ज्यादा मिलाने की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद पीएम विश्वकर्मा योजना में 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को अंत तक सहायता प्रदान करने के लिए भी यहाँ पे प्रेरित किया गया है पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत। अब देख लेते हैं अन्नदाता का कल्याण, मतलब कि किसानों के कल्याण की बात की जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया गया है। तो कुछ डेटा है जिसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई-नैम ने 1361 मंडियों को, ठीक है, ई-नैम ने, इससे लगातार सवाल आते हैं, 1361 मंडियों को एकीकृत किया है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। और जो 1.8 करोड़ किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए की व्यापार मात्रा के साथ सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। तो ई-नैम से संबंधित भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, यहाँ फिगर में भी दिया गया है, वही बातें हैं जो हमने देखा। उसके बाद नारी शक्ति के लिए प्रेरणा, नारी शक्ति के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें दिया गया है इस बार बजट में, जैसे कि महिला उद्यमियों को 30 करोड़ का मुद्रा योजना ऋण प्रदान किया जाएगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें तो महिला का नामांकन जो है लगभग 28%, जो महिलाओं का, अभी कल ही का हम लोगों ने डिस्कशन में देखा है कि लगातार जो है वो महिलाओं का एनरोलमेंट रेशियो जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। इसी की बात इस बजट में की गई है कि उच्च शिक्षा में महिला नामांकन जो है वो 28% बढ़ गया है। और STEM, मतलब कि साइंस स्ट्रीम लेने वाली महिलाओं में STEM पाठ्यक्रमों में 43% नामांकन जो है लड़कियों और महिलाओं का है, जो दुनिया में सबसे अधिक में से एक है, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70% से अधिक घर जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, महिलाओं से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, अगर महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो इन सभी चीजों को डाला जा सकता है, ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को इंक्लूड किया जा सकता है आंसर्स में। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित भी कुछ बातें यहाँ पे बताई गई, जैसे कोविड चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों का लक्ष्य जल्द ही हासिल कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले 5 वर्ष में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित लाभ प्रदान किया जा सके, ठीक है। वही बातें इस फिगर में भी की गई है। उसके बाद आगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव ली गई है, पहले दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा और अभी वर्तमान में केंद्रीय बजट में भी इसको शामिल किया गया है कि छत पे सोलराइजेशन और मुफ्त बिजली को लगातार बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। जिसके लिए रूफटॉप सोलराइजेशन के माध्यम से 1 करोड़ परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, ठीक है। यही बातें कहा जा रहा है कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोग अपने रूफटॉप सोलराइजेशन को इंस्टॉल करेंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा वो अपने बिजली से संबंधित खर्च को बचाने में सफल हो पाएंगे और प्रत्येक परिवार को लगभग सालाना 15,000 से 18,000 रुपए की बचत होने की उम्मीद है, ठीक है। आगे इसमें आयुष्मान भारत के बारे में भी बजट में कुछ चीजें शामिल की गई, जैसे आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल कवर और सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका तक बढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसमें लगातार इसमें कहा जा रहा है जो आशा वर्कर्स हैं या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं या फिर सहायिका हैं, उनको स्वास्थ्य कवर दिए जाएंगे, हेल्थ कवर दिए जाएंगे, ठीक है। इसी की बात यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की जा रही है, क्योंकि कभी भी अगर विपरीत परिस्थितियां आती है खास के स्वास्थ्य से संबंधित, तो सबसे आगे जो खड़ी होती है वो आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी महिलाएं ही सबसे ज्यादा परिस्थितियों को कंट्रोल करती है, ठीक है। इसी के लिए उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कवर भी दिए जा रहे हैं, स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा, ठीक है। और कृषि संबंधित क्या क्या मुख्य बातें की गई थी इस बजट में, तो कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख, ठीक है, 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है और 10 लाख रोजगार भी पैदा हुए हैं, खास के प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो ये जो है जितने भी प्रोग्राम्स दिए गए हैं, जितने भी योजना जो है वो बजट में लाए गए हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम, इसमें कहा जाता है औपचारिकीकरण योजना ने, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने की बात की जा रही है।
तो उसी के कारण औपचारिकीकरण योजना ने 2.4 लाख SHG और 60,000 व्यक्तियों को क्रेडिट लिंकेज से सहायता प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम, इसी में आगे कहा जाता है इससे लगातार वृद्धि, रोजगार और विकास को उत्प्रेरित करने के लिए अनुसंधान और नवाचार को भी बढ़ावा दी जाएगी, जिससे कि लंबी अवधि के वित्त पोषण या फिर लंबी अवधि और कम या शून्य ब्याज दरों के साथ पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का एक कोष स्थापित किया जाएगा। ठीक है, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा खाद्य से संबंधित प्रसंस्करण उद्यम को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, वही बात यहाँ पे भी फिगर में की गई है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 10 लाख रोजगार जो है वो सृजित हुए। ठीक है, और कृषि क्षेत्र में वैल्यू एडिशन और किसानों की आमदनी में भी महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई। और उसी में रक्षा के क्षेत्र के लिए भी बजट में कहा गया है कि रक्षा उद्देश्यों के लिए यहाँ पे होगा डीप फेक। ठीक है, डीप फेक प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए एक नई योजना शुरू की जा रही है। ठीक है, इसी में आगे कहा जाता है जैसे आधारभूत संरचना के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए क्या किया गया है इस बजट में, जैसे बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत निवेश। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर उसी को कहते हैं जहां पे सरकार के द्वारा निवेश किया जाता है जिससे कि बाद में उससे कुछ लाभ प्राप्त किया जा सके, चाहे जितने भी हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, या फिर IT सेक्टर्स को इंप्रूव करना हो, या फिर बस को ही ज्यादा से ज्यादा लाना हो, इलेक्ट्रिक बसेज हो, तो इसे भविष्य को ध्यान में रखकर ही कार्य किया गया, उसी को कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सरकार अभी निवेश कर रही है, बाद में उससे लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे अभी सोलर से संबंधित निवेश कर रही है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अगर लोग सौर ऊर्जा का उपयोग करने लगेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन के लिए जो कोल का उपयोग करते हैं हम लोग, कोयला का जो उपयोग होता है वो घट जाएगा, जिससे हमारा प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो इसी में कहा जाता है कि पूंजीगत व्यय परिव्यय जो है 11.1% बढ़कर 11,11,111 करोड़ रुपए किया जाएगा। ठीक है, जो सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 3.4%। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो GDP का लगभग 3.4% रहने की उम्मीद है। रेलवे के क्षेत्र में जैसे लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार और लागत कम करने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति, ठीक है, प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत पहचाने गए 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रम को लागू करने की बात की गई है। इसी में आगे कहा जाता है ऊर्जा, खनिज और सीमेंट के लिए गलियारे बनाए जा रहे हैं, कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। उसके बाद जितने भी पोर्ट्स कनेक्टिविटी के लिए भी कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। उच्च यातायात घनत्व वाले, जहां पे सबसे ज्यादा पॉश एरिया है, जहां पे सबसे ज्यादा डेंसिटी रहती है, सबसे ज्यादा जाम रहता है, ट्रैफिक रहता है, वहां पे भी कुछ महत्वपूर्ण कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है। उसके बाद 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। मतलब कि क्लियर जाना जाता है, मतलब कि यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है कि लगभग 40,000 जनरल डिब्बा जो होता है उसको वंदे भारत मानक के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा, मॉडरेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे विमानन क्षेत्र में भी कुछ बातें की गई है, जैसे कि देश में हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी होकर 149 हो गई है भारत में, और 517 नए मार्ग जो हैं 1.3 करोड़ यात्रियों को ले जा रहे हैं। ठीक है, 517 नए मार्ग हैं, और भारतीय विमानन कंपनियों ने 1000 से अधिक नए विमानों का भी ऑर्डर दिया है। ये कुछ पॉइंट्स हैं। उसके बाद ग्रीन एनर्जी की अगर बात की जाए तो 2030 तक लगभग 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण क्षमता स्थापित किया जाएगा। परिवहन के लिए CNG और घरेलू उद्देश्यों के लिए पाइप्ड प्राकृतिक गैस में संपीड़ित बायोगैस, ठीक है, का चरणबद्ध मिश्रण अनिवार्य किया जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि लगातार अभी बात की जा रही है क्लाइमेट चेंज की, ठीक है, जिससे कि लगातार जो है कार्बन इमिशन से समस्याएं आ रही है। तो यहाँ पे इस चीज को कोट कर सकते हैं कि भारत के द्वारा क्या क्या सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं, खास के हरित ऊर्जा के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद पर्यटन के क्षेत्र में राज्यों को वैश्विक स्तर पर उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग सहित प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का व्यापक विकास करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे विकास के वित्त पोषण के लिए राज्यों को समान आधार पर दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, जिन जिन क्षेत्रों में, जैसे कि राम मंदिर की ही बात की जाए तो जहां पे अयोध्या है वहां पे लगातार जो है विकास किया जा रहा है। ठीक है, तो वहां पे अगर
कोई भी व्यक्ति अगर अगर व्यक्तिगत स्तर पे कोई व्यक्ति अगर अपने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ऋण चाहता है तो उन्हें दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कहा जाता है, तो संशोधित अनुमान मतलब कि रिवाइज एस्टिमेट्स क्या है 2023-24 का, ये भी भाग ए में ही है। ठीक है, तो निवेश में कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट में बात की जा रही है, तो 2014 से 23 के दौरान 596 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई, मैंने शुरुआत में ही बात की थी ना कि जो कंपेरिजन आएगा आगे जो फिगर में भी हम लोग देखेंगे हर एक चीज को, तो एफडीआई प्रवाह जो है 2005 से 14 के दौरान प्रवाह का दोगुना हो गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जितना एफडीआई 2005 से 14 के बीच में था, अभी वर्तमान में 14 से 23 में उससे दोगुना हो गया है। तो वर्तमान समय में अभी 596 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है एफडीआई है। ठीक है, उसी के बाद विकसित भारत के लिए राज्यों में सुधार की बात की जा रही है, उसी के लिए लगातार जो है वो एफडीआई को आकर्षित करने की बात की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा मील के पत्थर से जुड़े सुधारों का समर्थन करने के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए का भी प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, जो भी अगर राज्य अपना बुनियादी ढांचा के विकास के लिए केंद्र सरकार से ऋण लेना चाहती है तो उन्हें 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद संशोधित, ये एक नया पॉइंट है। ठीक है, कि राज्य सरकार के या फिर राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी केंद्र यहाँ पे ऋण देने की बात की जा रही है। उसके बाद आगे कहा जाता है रिवाइज एस्टिमेट्स की बात कर लें, जैसे उधार के अलावा कुल प्राप्तियों का जो रिवाइज एस्टिमेट्स है वो 27.56 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें कर प्राप्तियां जो है वो 23.24 लाख करोड़ है, और कुल खर्च का जो है रिवाइज एस्टिमेट्स वो 44.90 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, और उसके बाद राजस्व प्राप्तियों की अगर बात की जाए तो 30.03 लाख करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां जो है वो बजट अनुमान से अधिक होने की उम्मीद है, जो अर्थव्यवस्था में मजबूत विकास को गति देगा और औपचारिकरण को भी दर्शाता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का जो रिवाइज एस्टिमेट्स है वो सकल घरेलू उत्पाद का 5.8% है, तो ये ध्यान रखिएगा 5.8% जो है वो फिस्कल डेफिसिट का रिवाइज एस्टिमेट है। इसी में आगे कहा जाता है उधार के अलावा कुल प्राप्तियों और कुल व्यय जो है, ये ध्यान रखिएगा, आंकड़ा 30.80 और 47.66 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। कर प्राप्तियां जो है वो 26.02 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। ठीक है, ये सारे नोट डाउन भी कर सकते हैं, और इसके पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल में मैंने इस वीडियो का पीडीएफ दिया है। ठीक है, तो वहां पे जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए 50% ब्याज मुक्त ऋण की योजना जो है वो 1.3 लाख करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ इस वर्ष भी जारी रहेगा। ठीक है, वही बातें हैं जो अभी पिछले स्लाइड में हम लोग देखे। 2024-25 में राजकोषीय घाटा जो है, ठीक है, जो एस्टिमेटेड में था, रिवाइज एस्टिमेटेड में, उसमें कहा गया जो फिस्कल डेफिसिट है वो 5.8 है, और इस साल जो रहने की उम्मीद है वो जीडीपी का 5.1% रहने की उम्मीद है। आगे जो कहा जाता है 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल और शुद्ध बाजार उधार जो है वो क्रमशः 14.13 लाख करोड़ रुपए और 11.75 लाख करोड़ रुपए होने की अनुमान है। इसी में अब भाग बी देख लेते हैं, जिसमें टैक्स से संबंधित बातें की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मुख्यतः जो है इन चारों को ही रखा गया था। भाग एक में हम लोगों ने सारे पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस किया। अब भाग बी में देख लेते हैं, जिसमें टैक्स से संबंधित बातें की गई है। तो वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव किया है। पिछले 10 वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रह जो है वो 3 गुना बढ़ गया है। ठीक है, और रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या भी लगभग 2.4 गुना हो गया है। इसलिए देश ज्यादा से ज्यादा शिक्षित होगा तो ये सारी जिम्मेदारियां खुद ब खुद आ जाएगी। तो करदाता सेवाओं में सुधार करेगी, ऐसा सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि वित्त वर्ष 2009-10 तक की अवधि से संबंधित 25,000 रुपए तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांगे जो है वो वापस ले ली गई है। उसके बाद वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिए 10,000 रुपए तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांगे भी वापस ले ली गई है। इससे 1 करोड़ करदाताओं को फायदा हुआ है। स्टार्टअप, ये ध्यान रखिए कुछ पॉइंट्स, स्टार्टअप हो गया या फिर सॉवरेन वेल्थ फंड या पेंशन फंड द्वारा दिए गए निवेश पर भी कर लाभ जो है वो 31/3/2025 तक बढ़ाया गया है। उसके बाद IFSC, मतलब जितने भी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होते हैं, ठीक है, IFSC जब हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और अगर वो अननोन अकाउंट होता है तो वहां पे IFSC मांगा जाता है, उसी की बात की जा रही है। IFSC इकाइयों की कुल आय पर कर छूट जो है वो 31/3/2024 से एक वर्ष बढ़ाकर 31/3/2025 कर दिया गया है। ठीक है, उसी में आगे कहा जाता है अब
इनडायरेक्ट टैक्स की बात की जा रही है, तो वित्त मंत्री ने अप्रत्यक्ष करों और आयात शुल्कों के लिए सामान्य कर दरों को बनाए रखा है। मतलब कि ना तो डायरेक्ट टैक्स के कोई भी प्रावधान बदले गए हैं, ना भी इनडायरेक्ट टैक्स के। जीएसटी से संबंधित बात की जा रही है, तो जीएसटी ने भारत में अत्यधिक जो खंडित अप्रत्यक्ष कर थे उसको व्यवस्थित करके सिंगल विंडो बनाया, एकीकृत किया है, ठीक है, इंटीग्रेट किया है। इस वर्ष जो है वो औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह जो है वो दोगुना होकर पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना हो गया है और दोगुना होकर 1.66 लाख करोड़ रुपए हुए हैं ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन, ठीक है, उसी को कहा जाता है सकल जीएसटी संग्रह। तो जीएसटी कर जो है वो दोगुना हो गया है। उसके बाद जो स्टेट जीएसटी है वो भी राजस्व उछाल लिया है और जीएसटी के बाद की अवधि में बढ़कर 1.22 लाख करोड़ हो गया है, जो जीएसटी से पहले की अवधि से 0.72% बढ़ गया है। और 94% उद्योग जगत ने, जितने भी जीएसटी के जानकार हैं, इस बदलाव को बहुत ही सकारात्मक मान रहे हैं, ठीक है। और जीएसटी से आपूर्ति श्रृंखला भी अनुकूल हो गई है, स्टेबल हो गई है। जीएसटी ने व्यापार और उद्योग पर अनुपालन बोझ को भी कम किया है, ठीक है। तो जीएसटी के बारे में बहुत सी चीजों को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है इस बजट में, इसलिए जीएसटी से संबंधित भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और कम लॉजिस्टिक लागत और करों ने वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को भी कम करने में मदद किया है। अगर सिंगल विंडो से अगर टैक्स डिडक्शन होता है तो उससे क्या हुआ कि हमारे बहुत से पैसे बचे हैं। इसी कारण जो है इस बार वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें भी घटाने में मदद मिली है, जिससे कि उपभोक्ताओं को भी लाभ हुआ है, ठीक है। यही डिफरेंस है यहाँ पे जो बजट में दिया गया है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में। सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा, वही चीजें यहाँ पे दी गई है। उसके बाद वर्षों से कर व्युक्तिकरण के प्रयास और करदाता सेवाओं में उपलब्धियां क्या क्या है, तो सबसे पहले देख लेते हैं वर्षों से कर व्युक्तिकरण के प्रयास क्या क्या है। तो वित्त वर्ष 2013-14 में 2.2 लाख रुपए से बढ़कर 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर, यह ध्यान रखिएगा कि 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई भी कर देनदारी नहीं होगी। और खुदरा व्यवसायियों के लिए अनुमानित कराधान सीमा जो है वो 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और पेशेवर के लिए अनुमानित कराधान सीमा जो है वो 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दिया है। और मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट आयकर जो है 30% से घटाकर 22% कर दिया गया है। और नई विनिर्माण कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट आयकर की दर जो है वो 15% हो गया है, ठीक है। उसके बाद उपलब्धियां क्या क्या है करदाता सेवाओं के लिए, तो टैक्स रिटर्न की औसत प्रोसेसिंग का समय जो है जहां 93 दिन लगता था वो मात्र 10 दिन में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अधिक दक्षता के लिए फेसलेस मूल्यांकन और अपील की भी शुरुआत की गई है। उसके बाद अद्यतन आयकर रिटर्न नया फॉर्म 26 AS और सरलीकृत रिटर्न फाइलिंग के लिए पहले से भरे हुए टैक्स रिटर्न की भी शुरुआत की गई है, ठीक है। और सीमा शुल्क में सुधार से आयात जारी करने का भी समय कम हो गया है, ठीक है। जैसे कि जितने भी टैक्स डिडक्शन के स्लैब्स हैं उसमें सुधार से भी लगातार जो है खास के आयात जारी करने में समय में भी कटौती आई है। जैसे कि अंतर्देशीय कंटेनर डिपो में 47% से 71 घंटे की कटौती हुई है। उसी के बाद एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में 28% से 44 घंटे की कटौती हुई है, ठीक है। इतना समय बचत हो रहा है। अब समुद्री बंदरगाहों पर भी 27% सुधार हुआ है, जिससे कि 85 घंटे भी बचाए जा सके हैं। अब कुछ फिगर्स देख लेते हैं कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे जीएसटी कलेक्शन देख लेते हैं। जैसे कि 2023 के फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख करोड़ कलेक्शन हुआ था और यही अभी फाइनेंशियल ईयर 2024 में 1.7 लाख करोड़ रुपए बढ़ गए हैं, वो भी मंथली एवरेज ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन में, ठीक है। और यही महंगाई में गिरावट देख सकते हैं, जहां इन्फ्लेशन जो था 2023 में 6.7% था, वहीं अभी वर्तमान समय में जो इन्फ्लेशन है वो 5.5% है। उसी तरह यहाँ पे जीएनपीए का भी परसेंटेज दिया गया है, जिसमें ग्रॉस एडवांसमेंट के परसेंटेज को डिक्लाइन किया गया है, उसी को दर्शाया गया है, ठीक है। जहां फाइनेंशियल ईयर 2022 में 5.8 था, वहीं सितंबर 2023 में 3.2 था। वहीं डिजिटल ट्रांजैक्शन के वॉल्यूम में लगातार वृद्धि हुई है, ठीक। जितना भी हम लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें वृद्धि देखी गई है, जहां पहले 12,000 करोड़ से नीचे था, ठीक है, अभी वर्तमान समय में लगभग 13,000 करोड़ पहुंच गया है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 और फाइनेंशियल ईयर 2024 के कंपैरिजन को, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं इंडियन इकोनॉमी के परफॉर्मेंस के बारे में। जैसे डिक्लाइन
CAD परसेंटेज, मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट परसेंट ऑफ जीडीपी। तो इसमें देख सकते हैं जहां 2023 में कितना परसेंट था, 2% था करंट अकाउंट डेफिसिट, वहीं अभी 2024 में ये 1% पे आ गया है। ठीक है, उसी के बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट को भी देख लेते हैं, उसमें भी लगातार गिरावट देखी गई है, जहां 2021-22 में 4.1% था अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वहीं 2022-23 में 3.2% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, वहीं अगर कहां से पैसे आते हैं, ठीक है, सरकार के पास और कहां पैसे जाते हैं, दोनों चीजों को देख लेंगे। जैसे 19% जो है ये स्लैब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स के थ्रू 19% रेवेन्यू आता है सरकार के पास, उसके बाद यूनियन एक्साइज ड्यूटी के तहत 5%, कॉर्पोरेट टैक्स के तहत 17%, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज के तहत 28%। ठीक है, नॉन टैक्स जैसे कि रिसिप्ट, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, तो इससे भी 8%, 7% इससे आते हैं, 1% इससे आते हैं, कस्टम से 4% आते हैं और जीएसटी से 18% आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। और इन्वेस्टमेंट कहां जाता है, रुपीज गोज टू, तो सबसे ज्यादा जो है इंटरेस्ट पेमेंट में 20% जाता है। ठीक है, उसके बाद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में भी 8% जाता है, सब्सिडीज में 6%, डिफेंस में 8%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 16%। ये ध्यान रखिए कि जितने भी स्पॉन्सर्ड स्कीम होते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, उसमें स्टेट प्लस सेंटर दोनों का अपना अपना पैसा निर्धारित होता है, और जितने भी सेंट्रली सेक्टर स्कीम है इसमें 100% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। तो यहाँ पे भी 16% इससे पैसा निकल जाते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल कमीशन या फिर ट्रांसफर में 8% पैसे निकल जाते हैं। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेज एंड ड्यूटीज में 20% पैसे निकलते हैं। उसके बाद अदर एक्सपेंडिचर में 9%, पेंशन के लिए 4%। ठीक है, तो दध्यान रखिए कैसे पैसे आते हैं कैसे पैसे जाते हैं, दोनों का यहाँ पे कंपेरिजन दिया गया है। उसी में आगे यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की बात की जा रही है। तो सबसे पहले जीएसटी टैक्स रिसिप्ट की बात की गई है, जहां 2023-24 में 11.6% था, उससे बढ़कर 11.7% हो गया। ठीक है, थोड़ा सा वृद्धि हुआ। वहीं डायरेक्ट टैक्स में अगर बात किया जाए तो 6.6% जो था टैक्स रिसिप्ट था, वहीं अभी वर्तमान समय में 6.7% जो है डायरेक्ट टैक्स देने वाले लोग। ठीक है, उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स की बात की जाए तो 5% पहले था, वहीं अभी वर्तमान समय में 4.9% ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो है इंक्रीज किया है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो डिक्रीज किया है। अचीवमेंट्स अभी क्या हुई है, तो अचीवमेंट जो हुई है ब्लू रिवॉल्यूशन, मतलब कि उसी को कहा जाता है एक्वा कल्चर, जैसे कि फिश हो गया, कार्ब्स हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में बेचकर जो पैसे कमाए जाते हैं। ठीक है, उसी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अचीवमेंट जो देखा गया है अभी वर्तमान समय में ब्लू रिवॉल्यूशन में। ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे इंक्रीजमेंट हुआ है ब्लू रेवोल्यूशन में। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं जहां 2023-24 में ब्लू रेवोल्यूशन के तहत 2025 करोड़ रुपए थे, वहीं वर्तमान समय में 2352 करोड़ है। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज एलोकेशन फॉर पीएम फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम के तहत यहाँ पे भी वृद्धि देखी गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पीएम फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम। ठीक है, जिसमें 639 करोड़ से बढ़कर 880 करोड़ हो गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ब्लू रेवोल्यूशन की बात की जा रही है जो कि एक्वाकल्चर से संबंधित है। उसके बाद आगे कहा जाता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं जहां पे सबसे ज्यादा इंक्लूसिव डेवलपमेंट हुआ, समावेशी विकास हुआ है। ठीक है, जैसे कि परसेंटेज ऑफ वुमेन रजिस्टर्ड फॉर एंटीनेटल केयर विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यहाँ पे वृद्धि हुई है। उसके बाद नंबर ऑफ एनरोलमेंट अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें भी वृद्धि हुई, जहां पे 1739 था, वहीं अभी वर्तमान समय 13,195 है। तो जीवन ज्योति योजना के तहत बहुत तेजी से एनरोलमेंट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज एलोकेशन फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, इसमें भी वृद्धि हुई है, जहां 79,590 था, वहीं अभी वर्तमान समय में 80,671 है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें हम लोगों ने बजट के सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया। अगर कुछ छूट गया तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और कैसा लगा मेरा प्रेजेंटेशन वो भी कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगला आर्टिकल जो है इसी संबंधित है कि अभी जो अंतरिम बजट आया है वो सिर्फ और सिर्फ जो है दिखावा है, लोकलुभावन बातें की गई है वोटर्स को आकर्षित करने के लिए, इसी में राइटर यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लिए जो अंतरिम बजट पेश किया है, सबसे पहले ही संकेत मिल गए थे कि इसका जो फोकस क्या होगा। यह संदेह है कि वोट ऑन अकाउंट से, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ वोट को ज्यादा आकर्षित करने के लिए इस तरह का बजट पेश किया गया है, और इसी से अधिक कुछ और होगा। तब दूर हो गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
और इससे जो संदेह था तब दूर हो गया जब इकोनॉमिक सर्वे के स्थान पे जो वर्तमान समय में आया 29 जनवरी को द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू, इसमें सिंपली जो कंपेरिजन किया गया वो प्रधानमंत्री मोदी के बनने के पहले जितने भी गवर्नमेंट थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट थे, उन दोनों सरकारों के बीच में तुलना की गई। ठीक है, और अपने जो सरकार के समय में उपलब्धियां लाई गई है उसको ज्यादा से ज्यादा दिखाया गया। ठीक है, तो उन वर्षों को मोदी सरकार के पहले और बाद के युग में विभाजित किया गया और एक चुनाव प्रचार पुस्तिका की भाषा के रूप में इसे प्रदर्शित किया गया। जो 2014 से 24 का दशक जो है वो परिवर्तनकारी विकास के रूप में इसमें इंगित किया गया। उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। एक संस्तुति के रूप में कहा जा रहा है कि इस साल के अंतरिम बजट के बारे में भी यह भी सच है कि जिसमें आवास से लेकर भोजन तक विभिन्न क्षेत्रों में सभी कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसका श्रेय काफी हद तक प्रधानमंत्री को जाता है। और आगे भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यहाँ पे क्लियर कहा है कि जितने भी स्टेट्स हैं जो नॉन बीजेपी सरकार है, गैर भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले ऐसी योजनाओं, अगर यही कल्याणकारी योजना अगर उस तरह के राज्य लागू करते हैं, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था जो जनजातियों के जयंती जो 15 नवंबर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत जो 2000 रुपए किसानों के अकाउंट में डाल दिए थे, उसी तरह का एक कार्य किया जा रहा था कर्नाटक के सरकार के द्वारा, परंतु उसे रोक दिया गया क्योंकि कहा गया कि कहीं ना कहीं ये चुनाव को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि लगातार जो है वो कल्याणकारी कार्य अगर नॉन बीजेपी सरकार करना चाहती है तो उसे रोक दिया जाता है। उसी को इसमें कहा गया है कि ऐसी योजनाओं को रेवड़ी संस्कृति के प्रतिनिधित्व के रूप में खारिज कर दिया जाता है। ठीक है, और खुद ब खुद जो है इतना ज्यादा बजट में कल्याणकारी योजना को ज्यादा से ज्यादा समय दिए हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है। ठीक है, और अंतरिम बजट को महज वोट ऑन अकाउंट के रूप में पहचानने की बात की गई है। तो सीएजी की रिपोर्ट में भी बताया गया है जो 2023-24 की पहली तिमाहियों के लिए विभिन्न व्यापक शीर्षों के तहत वास्तविक व्यय के अनुमान है, जिसकी तुलना इसमें दिए गए पूरे वर्ष के अनुमान से की जा सकती है। उदाहरण के लिए कहा गया है यदि हम ग्रामीण विकास विभाग के लिए अनुमान लगाते हैं जिसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण मनरेगा की बात की जाए जो 2023-24 के लिए 1,57,545 करोड़ के बजट की तुलना में संशोधित अभी वर्तमान समय में जो रिवाइज एस्टिमेट दिए गए हैं वो बहुत अधिक 1,71,069 करोड़ रखा गया है। ठीक है, और यह बजट जो है उसके सापेक्ष एक महत्वपूर्ण कदम की ओर इशारा करता है। दावों के बावजूद कि जो मनरेगा योजना है उसको अपर्याप्त रूप से वित्त पोषित किया है। पहले से भी लगातार जो है आरोप लगाया जा रहा है कि मनरेगा में बहुत से मजदूरों के अभी भी पैसे नहीं दिए गए हैं, बकाया रखे गए हैं। ठीक है, और जॉब कार्ड धारकों को काम से बाहर रखा जा रहा है क्योंकि मजदूरी भुगतान को आधार से जोड़ा जाना है। तो ये कुछ परेशानियां हैं, ठीक है, जो सीएजी के द्वारा यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसमें अनुमान की बात की जा रही है कि व्यापक आर्थिक स्तर पे बजट का जो दावा है 2023-24 में केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने में कामयाब हो गया कि उधार के अलावा उसकी प्राप्तियां जो है वो बजट के लगभग बराबर है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसने कर राजस्व के संबंध में बजटीय अपेक्षाओं को पूरा किया और साथ ही बजट के सापेक्ष अपनी गैर कर राजस्व प्राप्तियों को 25% तक बढ़ाने की उम्मीद की है। ठीक है, ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि सरकार जो है पॉजिटिव में जितना खर्च किया है उससे ज्यादा कमाई कर रहा है। यही बातें इसमें कही जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार के अनुमान और वित्त मंत्री का दावा जो है कहा जाता है कि बजट के अनुरूप कुल व्यय सुनिश्चित करते हुए भी वह वित्तीय बाजारों को खुश करने की उम्मीद कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है कि वित्तीय बाजारों को खुश करने की उम्मीद कर रहा है। राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 5.8% पर बजटीय स्तर से थोड़ा नीचे रखने में कामयाब रही। अपनी सरकार की समझदारी के साथ किया यह मतदाताओं को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ठीक है, एनडीए को शानदार जीत दिलाने के लिए खुश करेगा जैसा कि उन्हें उम्मीद है। यह अभी देखा जाना अभी बाकी है। ठीक है, जब चुनाव होगा तभी क्लियर यहाँ पे राइटर के द्वारा कहा गया है। ये जो बजट दिया गया है मुख्यतः जो है आने वाले चुनाव को केंद्रित करके दिया गया है। ठीक है, तो ये थे आज के द हिंदू के मेनली जो हम लोगों ने बजट को अच्छे तरीके से डिस्कस किया। प्लीज इसको अच्छे से देखिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करें। ठीक है, कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।